एग्जाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद। पिछले वीडियो में आपको बता दिए हैं बॉयंट फोर्स, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल तथा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आज उन्हीं नियमों सिद्धांतों पर आधारित कुछ सवाल हैं जो आप सामने देख रहे हैं। पहले सवाल की बात करें, जहाज और पनडुब्बी पानी में कैसे तैरती है। तो किसी भी वस्तु को तैरने के लिए उस वस्तु का भार और उस पर लगने वाला द्रव के द्वारा उत्प्लावन बल बराबर होना चाहिए। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे ये पानी है और इस पानी में हम एक कोई वस्तु रखते हैं। सपोज करें कंटेनर है इस तरह का, और इस कंटेनर में हम ये इस तरह से कोई भी इस तरह का एक बॉयल ले लेते हैं, कटोरा किस्म का। यहाँ पर इसमें पड़ा हुआ है ये इस तरह से, ठीक है। तो इस पर दो बल लगेंगे। एक इस कटोरे का भार नीचे की ओर F, ठीक है, Fg भार, मतलब या कह लीजिए W वेट उसका, और एक बल ऊपर की ओर बायवेंट फोर्स Fb। क्लियर है। अगर दोनों बराबर होंगे तो तैरेगा, नहीं बराबर होगा, जैसे भार अगर ज्यादा है बायवेंट फोर्स से उत्प्लावन बल से, तो वस्तु डूब जाएगी। अगर बायवेंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल ज्यादा है तो वस्तु सतह पर आकर तैरेगी। यही होता है पर जहाज की कंडीशन में या पनडुब्बी की कंडीशन में। बात करें जहाज के लिए, तो जहाज की बनावट कुछ ऐसी रखी जाती है। भाई देखिए, कोई भी वस्तु ज्यादा उत्प्लावन बल प्राप्त करने के लिए जो उत्प्लावन बल जो वस्तु को ऊपर धकेलेगी, सतह पर ले आकर तैराएगी। ज्यादा उत्प्लावन बल प्राप्त करने के लिए वस्तु को यानी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, जिससे उत्प्लावन बल ज्यादा प्राप्त होगा। ये चीज हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देख लीजिए तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो बात करें किसी वस्तु के तैरने के लिए, तो वस्तु को द्रव को ज्यादा विस्थापित करना पड़ेगा, तभी उत्प्लावन बल ज्यादा प्राप्त हो सकता है। और उत्प्लावन बल ज्यादा प्राप्त होगा तो वस्तु तैरेगी। जहाज की कंडीशन में ही होता है। बात करें, देखिए जहाज की बनावट कुछ ऐसे होगी, उसकी बनावट ही कुछ ऐसे बनाई जाती है। इसलिए देखिए इस तरह से, जहाँ ये समुद्र है यानी जल, पानी कह लीजिए। जहाज आपका देखिए इतना हिस्सा पानी में होता है, जहाज का इतना हिस्सा, जबकि इसके ऊपर का हिस्सा यहाँ पर बिल्डिंग कह लीजिए बनी रहती है, घर वगैरह, हाँ मकान कह लीजिए। तो ऐसे में देखें तो आपकी जो जहाज है वो इतने पानी को विस्थापित कर देता है, इतना, चलिए इसको हम ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं, इतने पानी को वो विस्थापित कर देता है, ठीक है। इतने पानी का जो भार होता है इतने पानी का जो भार है पूरे जहाज के भार से ज्यादा होता है, जिससे जहाज को आवश्यक उत्प्लावन बल बॉयंट फोर्स अधिक हो जाता है, मतलब पर्याप्त मिल जाता है, और इस तरह से जहाज सतह पर तैरती रहती है। इसका कारण ये भी है कि इसकी बनावट, अब आप जानते हैं तैरने के लिए जरूरी है कि वस्तु का जो घनत्व है वो द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बनावट में भी ये भी ध्यान रखा जाता है कि इसका भीतर का हिस्सा, देखिए आप जहाज का ये जो हिस्सा है इस तरह का, ये स्टील का या लोहे का बना होता है। बाकी ये जो हिस्से होते हैं यहीं पर आपकी बड़े बड़े कमरे, रूम टाइप का बना होता है, तो हॉल किस्म का, है ना। अब उन हॉलों की बात करें तो वहाँ पर खाली स्थान भी रहता है जिसमें हवाएं भरी होती हैं, और उसमें व्यक्ति रहते हैं, मतलब काम वगैरह करते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो उस खाली स्थान में भरे हवा, व्यक्ति, इस स्टील, लोहे या अन्य वस्तुएं जो भी हैं, उन सब का जो एवरेज डेंसिटी होता है, औसत घनत्व, द्रव के घनत्व से कम रहता है। हाँ ध्यान रखिएगा, पूरे जहाज का औसत घनत्व द्रव के घनत्व से कम रहता है, जिसकी वजह से आपका जहाज तैरता है। क्लियर। अच्छा, एक सवाल काफी प्रचलित है कि लोहे का छोटा टुकड़ा पानी में डूब जाता है द्रव में, जबकि जहाज तैरती है। बात करें लोहे के टुकड़े के लिए, तो लोहे का टुकड़ा बिल्कुल सॉलिड होता है, इस तरह से, जिससे मान लो ये पूरी तरह से सॉलिड होगा। जब इसको आप पानी में लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इतने के द्वारा विस्थापित द्रव, इतने के द्वारा, जिसमें कि यहाँ इतना हिस्सा डूबा हुआ है, तो ऐसे में इतने का जो भार है, इस पर सॉलिड टुकड़े का भार विस्थापित द्रव से कहीं ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये भी है कि इस ब्लॉक का जो घनत्व है
सिग्मा वो द्रव के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिससे आपका टुकड़ा डूब जाता है। पनडुब्बी की कंडीशन में थोड़ा सा अलग है, छोटा सा यही है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, इसकी बनावट कुछ ऐसे रखी जाती है, इसमें 4 रिजर्वायर रखे जाते हैं, ठीक है, इस तरह से 4 रिजर्वायर होंगे और इन रिजर्वायर में पानी भरा रहेगा, ठीक है। जब इस पनडुब्बी को, इसमें भी वही खालीपन रहता है, हवाएं होंगी, व्यक्ति होंगे, बना होगा स्टील से, लोहे से बना होता है, तो औसत घनत्व द्रव के घनत्व से कम रखा जाता है ताकि वो तैरे। लेकिन कब कैसे वो डूबता है, पानी की सतह पे भीतर जाता है, सतह में कैसे आता है या भीतर कैसे रहता है, उसको समझते हैं। और ये चीज़ उसे ऊपर नीचे ले जाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिजर्वायर तय करते हैं। इनमें जो ये रिजर्वायर है, जब पनडुब्बी को नीचे जाना होता है तो समुद्र से पंप करके पानी को इन रिजर्वायर में भर दिया जाएगा, जिससे पनडुब्बी का औसत घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है और पनडुब्बी डूब जाती है। जब इसे ऊपर आना होता है तो इन्हीं रिजर्वायर में से पानी को पंप करके बाहर निकाल जाता है जल को, जिससे वो पनडुब्बी का औसत घनत्व कम हो जाता है और ऊपर आकर तैरती है। अगर बीच में रखना है, द्रव समुद्र के भीतर रहे और तैरे, उसके लिए क्या करना है, इसका घनत्व मतलब पनडुब्बी का औसत घनत्व और द्रव का घनत्व बराबर होने चाहिए। मतलब इसमें रिजर्वायर में उतने ही पानी रखे जाते हैं जिससे कि उसका औसत घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो जाए, द्रव के घनत्व के बराबर हो जाए और जिससे वो तैर सके। बात करते हैं दूसरे वाले सवाल की, बर्फ का जल में तैरना। बर्फ की कंडीशन में क्या होता है, देखो बर्फ यानी पानी बर्फ कब बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। कोई भी जो लिक्विड हो, जब भी उसका ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें प्रसार होता है, मतलब उसका आयतन बढ़ता है। लेकिन पानी के साथ थोड़ा सा अलग है, उसमें कुछ अनियमितता है। जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन मिनिमम हो जाता है, मतलब मिनिमम। और ऐसे में इसी टेम्परेचर पर पानी का घनत्व ज़्यादा हो जाता है। ऐसे कह लीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस की ओर ले जाएंगे या घटाएंगे तो आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। होता यही है, जब बर्फ बनेगा तो टेम्परेचर 0 होगा, जिससे पानी का आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। और जैसे ही बर्फ बनता है तो बर्फ का घनत्व आप बर्फ को सिग्मा कह लीजिए, सिग्मा बर्फ की डेंसिटी को, और द्रव के घनत्व को रो। ऐसे में बर्फ का घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा कम हो जाता है और बर्फ सतह पर आकर तैरती है, इस तरह से। अब इसी में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े या पर्वत जैसे बर्फ समुद्र में तैरते रहते हैं, जिससे आप आइसबर्ग कहते हैं। वो उनका कितना हिस्सा ऊपर होता है, मतलब पानी के लेवल से ऊपर, और कितना हिस्सा नीचे होता है, थोड़ा सा ये सवाल समझते हैं। कितना हिस्सा बाहर और कितना हिस्सा भीतर होता है। तो हिमशैल हो, यानी आपका बर्फ जैसा बर्फ का एक पर्वत हो पानी में, समुद्र में, उसको भी तैरने के लिए संतुलित होना जरूरी है, मतलब बैलेंस फोर्स का होना जरूरी है। सपोज करिए ये एक आपका है पर्वत बर्फ का, इस तरह से ये पानी में है, इस तरह से। सपोज ये नीचे का हिस्सा जल है, पानी है, समुद्र में है, भीतर है, और बाकी ऊपर का हिस्सा सतह के ऊपर। क्लियर? मान लेते हैं इस पूरे बर्फ का जो आयतन है वो V है, बर्फ का जो घनत्व वो सिग्मा है और द्रव का घनत्व है रो। क्लियर? ये क्या है? आइसबर्ग, क्लियर? इस पूरे आइसबर्ग का आयतन भी, घनत्व सिग्मा और द्रव का घनत्व रो है। क्लियर? अब बात करें, इसको अगर तैरना है, सतह पर तैर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका भार नीचे की तरफ, जो कि इस पूरे आयतन का बिल्कुल मध्य में रहेगा, सेंटर ऑफ मास कहते हैं उसको, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, और उत्प्लावन बल ऊपर की ओर काम करेगा, और उस उत्प्लावन बल का जो सेंटर होगा इस डूबे हुए हिस्से या आयतन का मध्य बिंदु होगा, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ बायोंट फोर्स। ये किस तरफ? ऊपर की तरफ काम करेगा, ठीक है, FB। अगर दोनों FB और W बराबर हैं तो आइसबर्ग तैरेगा, नहीं बराबर है तो स्थितियां बदल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखिए कि FB जो है यानी बायोंट फोर्स
का जो क्रिया रेखा जो ऊपर की तरफ है और बाहर की क्रिया रेखा एक ही रेखा में होने चाहिए। अगर ये एक ही रेखा में नहीं है, सपोज करिए बाइंड फोर्स का सेंटर ऑफ बाइंड फोर्स यहाँ मिला और आपका भार का जो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो ऐसे में इस आइसबर्ग पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, बलाघूट क्रिएट हो जाएगा जिससे ये घूम जाएगा, ठीक। और ऐसे में इसका कहने का मतलब एफ बी तब तक वो घूमता रहेगा, टॉर्क रहेगा, जब तक कि एफ बी और डब्ल्यू एक लाइन में नहीं आ जाते, ठीक है। अच्छा, इसी में होता है मेटा सेंटर का एफ बी यानी सेंटर ऑफ मास के ऊपर होना जरूरी है, तभी वो तैरेगा। मेटा सेंटर क्या है? मेटा सेंटर कंडीशन बात करें, सपोज करो ये जो हिस्सा डूबा हुआ है कुछ ऐसा, जैसे सपोज करिए ये आपका समुद्र है और इसी में कोई जहाज कुछ ऐसे तैर रही है, या आप देखे होंगे अक्सर जब भी ज्वार भाटे आते हैं तो आपकी जो जहाजें हैं कुछ ऐसे हो जाती है, टेढ़ी सी जाती है ना, इस तरह से ऐसे टेढ़ी हो जाती है। तो भाई इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, लेकिन जो मेटा सेंटर ऑफ बाइंड फोर्स है वो कहीं यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे में आप इस भार की क्रिया रेखा को ऊपर ऊर्ध्वाधर ऊपर को खींचिए, क्लियर। और भाई बिल्कुल, और बात करें जो आपका ये सेंटर ऑफ बाइंड फोर्स है यहाँ पर मिल रहा है, डूबे हुए हिस्से का सेंटर होगा, ठीक है, आयतन का सेंटर होगा। तो ऐसे में आप भी इसको खींचे ऊपर की तरफ, तो इस दशा में ये दो रेखाएं जहाँ पर मिलती हैं उस सेंटर को, उस बिंदु को बोलते हैं मेटा सेंटर। और मेटा सेंटर किसी भी वस्तु के लिए अगर ऊपर है सेंटर ऑफ मास से तो वस्तु तैरती है, यहाँ पर यही होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एफ बी और डब्ल्यू एक ही लाइन में होना चाहिए तभी वस्तु तैरेगी। आइसबर्ग में ऐसा ही होता है। तो हमने कहा कि आइसबर्ग का आयतन भी है, आइसबर्ग का घनत्व सिग्मा है और द्रव का घनत्व रो है। इसके डूबे हुए हिस्से का जो यहाँ नीचे की तरफ डूबा हुआ है इसका घनत्व मान लेते, इसका आयतन मान लेते हैं वी डैश, डूबे हुए हिस्से वी डैश, क्लियर। या आप चाहो तो ठीक है वी डैश है, वी डैश मान लेते हैं, क्लियर। अब एफ बी बराबर डब्ल्यू होने की दशा में एफ बी बराबर डब्ल्यू होना चाहिए, और एफ बी बराबर क्या, एफ बी बराबर डब्ल्यू आइसबर्ग के तैरने के लिए। डब्ल्यू क्या है, इस आइसबर्ग का भार, आइसबर्ग का भार क्या, एम जी कह लेते हैं, क्लियर क्लियर। और एम के स्थान पर चलिए एक बार इस लिखते हैं एफ बी बावेंट फोर्स, बावेंट फोर्स का मान कितना होगा, इतने हिस्से के द्वारा हटाया गया द्रव का भार, ठीक है। अब ये जो आइसबर्ग है इसका जो भार, इसका जो आयतन होगा वो अपने के बराबर ही आयतन को यानी पानी को बाहर करेगा, मतलब इस वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम इस डूबे हुए हिस्से के आयतन के बराबर होगा, क्लियर है। ऐसे में डूबे हुए हिस्से का आयतन क्या है, वी डैश। तो भाई द्रव्यमान भी अलग होगा, तो यहाँ पर कर देते हैं एम डैश जी, जी से जी कैंसिल होगा। डूबे हुए हिस्से का द्रव्यमान या कहीं विस्थापित द्रव का द्रव्यमान, ठीक है। द्रव का द्रव्यमान बात करें तो विस्थापित द्रव का आयतन वी डैश, क्योंकि इतना हिस्सा डूबा है इतने ही पानी, इतने आयतन वाले पानी को बाहर करेंगे तो वी डैश। और विस्थापित द्रव तो द्रव का घनत्व बराबर एम, इस आइसबर्ग की बात करें तो आइसबर्ग का आयतन है वी और घनत्व सिग्मा, क्लियर। इस वी को इधर लाइए तो वी डैश बटे वी बराबर रो को इधर ले जाइए तो सिग्मा बटे रो। सिग्मा क्या है, बर्फ है, और बर्फ का घनत्व होता है 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जबकि पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यहाँ आप रखिए, देखेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, तो इस तरह से वी डैश बटे वी बराबर मिलता है 9/10। वी डैश क्या है, डूबे हुए हिस्से का भार। आप इसको चाहो तो अंदर का हिस्सा है तो आप इसको कह लो वी इन, और ये वी बराबर वी क्या, पूरे आइसबर्ग का आयतन। अच्छा, जो हिस्सा बाहर है उसके लिए क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है पूरा आयतन अगर 10 है और 9 हिस्सा अंदर है तो एक हिस्सा ही बाहर होगा, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर के हिस्से का आयतन वी आउट कह लीजिए, और नीचे या डूबे हुए हिस्से का आयतन का जो अनुपात निकल कर आता है वो 1/9 का निकल कर आता है, क्लियर। इसका मतलब ये है कि जितना हिस्सा आपका ऊपर होता है समुद्र के ऊपर, ठीक उसका 9 हिस्सा
उसका 9 गुना हिस्सा समुद्र के भीतर होता है। ये आइसबर्ग की कंडीशन है, ठीक है, कितना हिस्सा ऊपर है कितना हिस्सा नीचे। बात करते हैं लाइफ जैकेट की। तो आपने देखा होगा जब भी बाढ़ या फिर इस तरह की सिचुएशन आता है तो एनडीआरएफ की टीम जो है एक पीले कलर की या ऑरेंज कलर का एक जैकेट पहन लेती है, ठीक है, और व्यक्ति जो उसमें उससे प्रभावित होता है उसको भी पहनाया जाता है ताकि वो डूबे ना। ऐसा क्यों? हमने पिछले वीडियो में बताया कि व्यक्ति तैरता कैसे है। तो उसके लिए जब व्यक्ति को ये जैकेट पहना दिया जाता है तो व्यक्ति के लिए जो आयतन है व्यक्ति का वो बढ़ जाता है, जिससे विस्थापित द्रव का मान बढ़ जाता है, विस्थापित द्रव का भार बढ़ जाता है, ठीक है, और व्यक्ति को आवश्यक उत्प्लावन बल मिल जाता है और इसलिए व्यक्ति तैरता रहता है, डूबता नहीं। और तैरने की कंडीशन में होगा क्या कि आपके जो ऊपर का हिस्सा है मतलब सिर वगैरह ये तैरता रहता है, मतलब जल के ऊपर रहता है, बाकी हिस्सा नीचे ही रहता है। और इस लाइफ जैकेट का जो ऑरेंज कलर रखने का एक उद्देश्य भी है, ऑरेंज कलर, ताकि इसकी जो ये जो जैकेट है उस जैकेट की जो विजिबिलिटी है वो मैक्सिमम रहे, ताकि दूर से दिखी जा सके और एनडीआरएफ की टीम या जो रेस्क्यू टीम है वो आपको आसानी से पहचान सके कि आप कहाँ हैं, तो आपको इस तरह से बचा लिया जाता है। व्यक्ति का जल में तैरना पिछले वीडियो में बताए थे हम, फिर भी बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर शांति से जल में जाता है तो वो डूब जाएगा, लेकिन उसको शांति से मतलब पानी में सिर्फ खड़ा रहे तो डूब जाता है। लेकिन तैरने के लिए क्यों? क्योंकि उसके उस व्यक्ति का जो पूरा भार है विस्थापित द्रव के भार से कहीं ज्यादा रहता है, वो पानी को उतना विस्थापित नहीं कर पाता जितना उसका भार है। इसके लिए क्या करता है, वो डूब जाएगा। इसके लिए न डूबे इसके लिए वो अपने हाथों से पानी को विस्थापित करता है, जिससे विस्थापित द्रव का भार ज्यादा हो जाता है और व्यक्ति तैरने लगता है, ठीक है। जीवित व्यक्ति पानी में डूब जाता है जबकि मुर्दा तैरता है। भाई पानी में अगर आप जीवित है मतलब जीवित व्यक्ति की बात करें, पानी में जाएगा शांति से रहेगा तो डूबेगा, हमने बताया अभी। लेकिन मुर्दे कंडीशन में क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है तो ऐसे उसके शरीर में तरह तरह की गैसें बनने लगती हैं, बैक्टीरिया तमाम काम करने लगते हैं, है ना, गैसें बनने लगेंगी और उन गैस और आपके शरीर का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व उसका मान द्रव के घनत्व से कम हो जाता है और जिससे मुर्दा यानी व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति सतह पर आकर तैरने लगता है। क्लियर है? हाइड्रोमीटर, भाई हाइड्रोमीटर की बात करें तो एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, ठीक है, द्रव का घनत्व ज्ञात किया जाता है, आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक घनत्व क्या है, तो बात करें आपेक्षिक घनत्व की, तो किसी भी द्रव का घनत्व पानी के घनत्व से कितना ज्यादा या कम है या कह लीजिए तुलना किया जाता है द्रव के घनत्व से, तो वो आपेक्षिक घनत्व होता है। तो आप लिख सकते हैं आपेक्षिक घनत्व बराबर उस द्रव का घनत्व जिसको इसका घनत्व निकालना है, या कह लीजिए आप पदार्थ का घनत्व बटे द्रव या पानी का घनत्व, पानी का। अगर आपको हाइड्रोमीटर के जरिए आपेक्षिक घनत्व प्राप्त हो गया, पानी का घनत्व ऑलरेडी पता होता है, तो आप पदार्थ का घनत्व आसानी से निकाल लेते हैं। अब लैक्टोमीटर की बात करें तो ये एक ऐसा उपकरण है जो आपेक्षिक घनत्व पर ही काम करता है। क्लियर? हाँ, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही आपेक्षिक घनत्व जिससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। क्लियर है?